नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग हालिया भारत के पहलगाम में, कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमलों के बाद अपने मसाइल से या अपने मसाइल को भूल जाएं या अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं, जिसकी पूरी कोशिश कर रहा है गोदी मीडिया के तवज्जो बुनियादी मसाइल से हटाया जाए। और मुसलमानों का सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है और हम सब इसके जवाबदेह हैं और उसकी रोकथाम के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब की ज़िम्मेदारी है, वो है वक्फ़ तरमीमी बिल को एक तो कोर्ट में चैलेंज करने के रास्ते से चैलेंज किया जा रहा है, एहतिजाज के रास्ते से हुकूमत को जो है ये पैगाम देना है कि पूरी की पूरी 20 या 25 करोड़ की आबादी इस बिल के ख़िलाफ़ है। न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि बहुत सारे सारा का सारा अपोजिशन इसको जो है नाइंसाफ़ी पर मबनी समझता है। इसी के चलते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एहतिजाजात का जो सिलसिला है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, वो लगातार जारी है। अभी 2 दिन कबल हमारे बेंगलुरु से लगे शहर कोलार में बहुत बड़े पैमाने पर एहतिजाज दर्ज किया गया। इसमें लाखों की आबादी शरीक हुई। वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई गई। यहाँ पर जितने भी खुतबा थे, बयान देने वाले थे, उन्होंने वक्फ़ तरमीमी बिल के जो नुकसानात हैं, किस तरह शरीयत पर ये कब्ज़ा है, शरीयत को जो है नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है लोगों के सामने रखा। नाज़रीन गिरामी, ये वीडियोस हम तफसीली यहाँ सुना नहीं सकते। वजह उसकी ये है कि जो है दीगर ख़बरें आप लोगों के सामने रखना है, लेकिन हम इन वीडियोस को अपने ही चैनल में अलग अलग उन्वानात से आप लोगों के सामने रखेंगे, उसको अपलोड करेंगे, वहाँ पर मुकम्मल जो है आप नज़ारा कर सकते हैं। इसी तरह बीदर में एक दिन पहले बहुत बड़े पैमाने पर एहतिजाज दर्ज किया गया। यहाँ का मंजर देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यूँ लगता था कि पूरा का पूरा बीदर उमड़ आया था और उसमें जो है सियासी लीडरान भी मौजूद थे, गैर मुस्लिम भाई भी मौजूद थे और बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो है वो एहतिजाज दर्ज किया गया। पूरे शहरों में इस वक्त जो है तिरंगे और वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो तख्तियाँ थीं, जो है कटआउट्स लगाए गए थे, वो शहर में हर गली और नुक्कड़ पर नज़र आ रहे थे। इस मौके पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वाबस्ता मेंबरान शरीक रहे, अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। यहाँ के मकामी उलमाए किराम और बिलखुसूस शाहीन इदाराजात बीदर के जो बानी मबानी हैं, चेयरमैन हैं, जनाब अब्दुल कदीर साहब की क़ियादत में, उनकी निगरानी में बहुत बड़े पैमाने पर उलमाए किराम को साथ लेकर के ये कामयाब जलसे का इनेकाद किया गया था। इसकी भी मुकम्मल तफसीलात और वहाँ की वीडियो झलकियाँ आप लोगों को जो है अलग सुर्खियों के साथ इसी चैनल में पेश की जाएंगी। वहाँ भी आप इसकी सारी तफसीलात और यहाँ पर वहाँ क्या बयानात दिए गए उसको भी सुन सकते हैं। दूसरा नाज़रीन गिरामी, जलगांव से ख़वातीन ने जिस बड़े पैमाने पर एहतिजाज दर्ज किया है उसकी भी तस्वीरें सीधी बात तक पहुँचाई गई। आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर शख्स को उठना है,
हर शख्स को बोलना है, हर खातून को उठना है, हर खातून को बोलना है। जहाँ जहाँ जिस जिस जगह जैसे जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको आवाज़ लगा रहा है और जहाँ जहाँ कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, उन कमेटियों की आवाज़ पर आप लोगों को वहाँ आना बहुत ज़रूरी है। ये अपना फ़र्ज़ समझते हुए इसमें शरीक हूँ। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो हम तक पहुँचाई गई, लेकिन जो है इस इलाके का नाम हमें नहीं बताया गया। एक बात यहाँ पर आपको वाज़े तौर पर मैं उन लोगों को जो इस वक्त मुख्तलिफ़ इलाक़ों में होने वाले जो शहरों से हमें शेयर कर रहे हैं, उसमें दो भूल या चूक आप लोगों से हो रही हैं। पहली तो बात यह है कि आप लोगों को वाज़े होना चाहिए कि सीधी बात के लगभग 9 से 10 नंबरात हैं जिन नंबरात से हमारे व्हाट्सएप में हमारी लिंक्स शेयर होते हैं। और बाज़ लोग चूँकि उसमें ग्रुप होते हैं तो लोग समझते हैं कि चूँकि लिंक उसमें शेयर हो रही है तो दफ्तर का ही नंबर है और इसमें पहुँचाने से हम तक पहुँच जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि 9-10 नंबर पर पूरी तरह से निगाह नहीं होती। एक के बाद आने वाले जो व्हाट्सएप के पैगामात होते हैं वो आपके पैगाम को नीचे दबा देते हैं और जहाँ से लिंक शेयर होती है उस पर हमारी खुसूसी तवज्जो नहीं होती, सिर्फ ग्रुपों में लिंक्स शेयर हो जाती हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि एक नंबर हम आपको देंगे, उस नंबर पर आपके इलाके जहाँ भी हो रही हैं, और हम इसको अपना अव्वलीन फरीज़ा समझते हैं कि आपकी ख़बरों को जो है लोगों तक पहुँचाई जाए। ऐसी सूरत हाल में बाज़ दफ़ा गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं, शिकायत करते हैं कि हमने आपके नंबर पर भेजा, आपने हमारी ख़बर नहीं ली। असल वजह यह है कि हमारे कई नंबरात होने की वजह से आप लोग गलतफ़हमी का शिकार हो गए हैं कि शायद यही असली नंबर है। ऐसा नहीं है। एक नंबर इस वक्त आप लोगों को मैं दे रहा हूं, सिर्फ उसी नंबर पर आप अपने वीडियोस को तफसीलात के साथ भेजें, किस इलाके में हुआ, किस रियासत में हुआ। इसलिए कि हम लोग जो है लगातार आने वाली खबरों से इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस इलाके के हैं। कर्नाटक में हम लोग कभी कन्नड़ा बोर्ड समझ करके समझ जाते हैं, अब हिंदी और दीगर इलाकों से आने वाले मुख्तलिफ इलाकों से हम उस जगह का आप सिर्फ वीडियो भेज करके हमारे इलाके में भी एहतिजाज हो गया कह देंगे तो हम कहाँ जान सकते हैं। इसलिए तफसीलात भी उसके साथ आप भेजेंगे तो हम इसका ज़रूर तस्करा करेंगे। बैकअप 8762783868 ये नंबर आप लोग जो भी जहाँ भी जिस इलाकों में भी एहतिजाजात हो रहे हैं, बिलखुसूस अइम्मा किराम जो है इस वक्त और उलमा किराम चूँकि हमारे चैनल से बड़ी तादाद में जो है जुड़े हुए हैं, वो लोग इस नंबर को नोट कर लें और आपके इलाकों की उन तमाम चीज़ों को पेश करें। हम ज़रूर जो है इसको पेश करेंगे और हम इसको अपना जो है ड्यूटी समझते हैं, फरीज़ा समझते हैं। वह नाज़रीन गिरामी, कुछ इलाकों से आई हुई वीडियो आप लोगों के सामने इसलिए भी मैं रख रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि पहलगाम में होने वाले उस हमले के बाद गोदी मीडिया और सारे सोशल मीडिया में इसी बात को लेकर के लगातार तबसरे हैं। खुद हमारे प्राइम टाइम में आप देख रहे होंगे गुज़िश्ता 3 दिनों से इसी के आसपास के खबरें अहाता हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में हम अपने असल मुद्दे से भी बेखबर नहीं होना चाहिए। लिहाजा जो है वो जो कौम का मसला है, कौम का मसला हल होता रहेगा, उसके लिए सियासी पार्टियां हैं, लेकिन हम अपनी जो है ज़मीनों को, वफ़ की ज़मीन को बचाने के लिए, अपने शरीयत पर होने वाले हमलों को बचाने के लिए पूरी तरह से कमरबस्ता होना चाहिए। लिहाजा मैं जो कोलार के हैं और जो बीदर के उसके अलग वीडियोस आप लोगों के सामने रखेंगे। दूसरी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि वक्फ तरमीमी बिल का तस्करा हो रहा है तो ये खबर भी मैं आप लोगों के सामने रख दूं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली 13 ताज़ा अर्जियों पर गौर करने से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि वो मज़ीद दरख्वास्तों को शामिल नहीं कर सकती क्योंकि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुतादिद अर्जी गुजारों की तरफ से पेश होने वाले वकला ने चीफ जस्टिस साहब संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच पर जोर दिया कि वो मौजूदा दरखास्तों के साथ उनकी दरखास्तों की भी समाअत करें। इसके बाद बेंच ने कहा हम अब दरखास्तों की तादाद नहीं बढ़ाएंगे, वो बढ़ती रहेंगी और उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ताहम बेंच ने दरख्वास्त गुजार बशमूल फ़ैरोज़ इकबाल खान, इमरान प्रतापगढ़ी, शेख मुनीर अहमद और मुस्लिम एडवोकेट एसोसिएशन से कहा कि अगर उनके पास वक्फ एक्ट को चैलेंज करने के लिए इजाफी बुनियादें हैं तो वो हम दरख्वास्तों पर मुदाखलत कर सकते हैं। बैकअप नाज़रीन में आप जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ तंजीमें भी, बल्कि जो है जो इंसाफ पसंद हमारे गैर मुस्लिमों की तंजीमें वो भी जो है अदालत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जो है ये सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त फ़ैसला सामने आया है। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि एक और अहम तरीन अफसोसनाक खबर कल हम तक पहुँची और वो है जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर
के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद आकिल रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका है। हज़रत मौलाना का ताल्लुक़ इल्म अमल, ज़ुहद व तक़वा और इखलासुल इलाहियत की एक रोशन और नायाब कड़ी से था, और शेखुल हदीस आरिफ बिल्लाह मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह से उनका जो है रिश्ता जुड़ता है, उनके ताल्लुक़ात जुड़ते हैं। सारी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ में, दीनी खिदमात में और दर्स व तदरीस में जो है लगी रहीं। मज़ाहिल उलूम सहारनपुर में गुज़श्ता 50 साल से ज़ायद उन्होंने जो है दर्स हदीस का फ़रीज़ा अंजाम दिया है। 50 साल से ज़ायद जो है दर्स हदीस करते रहना, हदीस पढ़ाना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है बड़े पाए के जो है मौलाना थे। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मजाज, दामाद, मोतमद और उनके तसनीफ़ी कामों के वो बहुत ज़्यादा मुआविन भी रहे हैं। इस तरह की तफसीलात सामने आई हैं। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी काविशों बिलखुसूस लामे दरारी फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ की तालीफ़ में उनकी मुआवनत शामिल रही है। यानी ये जो तसानीफ़ है वो हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की थी, लेकिन इनकी भी मुआवनत उसमें शामिल रही है। इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। बहरकैफ उनके सानी इर्तिहाल से मिल्लत इस्लामिया को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है, और एक मुअल्लिम से और एक फ़ाज़िल मुहद्दिस से जो है ये भारत के मुसलमान जो है वो महरूम हो चुके हैं। बहरकैफ इस वक्त उनकी दुआए मग़फ़िरत की हम दुआ करेंगे। कभी हो सके तो उनकी सारी ज़िंदगी पर मुश्तमिल, उनकी खिदमत पर मुश्तमिल कोई ख़ुसूसी एपिसोड आप लोगों के सामने लाने की कोशिशें होंगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए दीगर ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले पहलगाम हमले को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात दिन ब दिन सामने आते जा रहे हैं। एक तो तस्करा ये है कि दोनों ममालिक जंग के लिए तैयार हैं। जैसे कल हमने आपको ज़मीनी सतह की सारी तैयारियों की जो तफसीलात थी वो आप लोगों के सामने रखी। एक तरफ ये हाल है तो दूसरी जानिब अपोजिशन कांग्रेस लगातार सवालात उठा रहा है, और मीडिया इसमें किस कदर भयानक आग लगाने की कोशिश कर रहा है, उसकी अगर ताज़ा मिसाल अगर आप समझना चाहते हैं तो इस शख्स को आप ज़रूर सुनिएगा कि एक चैनल वाला इनके पास जाकर के कश्मीर की ज़मीनी हालत समझना चाहता था, और ये सयाह थे वहाँ के जो दीगर रियासत से गए हुए थे, और जब वो वहाँ की पॉजिटिव बातें बयान कर रहे थे, यानी वहाँ के मुसलमान कैसे हैं, किस तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, खाने का इंतज़ाम उनके लिए कर रहे हैं, तो चैनल वाला साफ और वाज़े तौर पर बोलता है कि हमको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चाहिए, मार धाड़ की बातें करो, मुसलमानों ने हमको सताया ये बताओ। देखिए खुद सुनिए। वो लोग होता है। आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं जब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ हमारे कश्मीरी भाई हमें सेफ फील करा रहे हैं, हमें हर चीज का ऑफर दे रहे हैं, हमें खाने का ऑफर दे रहे हैं, हमें रहने का ऑफर दे रहे हैं। इवन एक भाई ने तो मुझे पैसों से भी ऑफर। और फिर ये लोग किस तरह आग लगाते हैं। मैंने एक ट्विटर का स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने लाया हूं। इसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है पता नहीं लगा सकता, लेकिन कोई ट्वीट में इस कदर खुल्लम खुल्ला भी इस बात का दावा नहीं करता अगर वो सच्चाई पर मबनी नहीं है। जैसे कि इस ट्वीट में लिखा गया है कि मशहूर इंग्लिश चैनल ने एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट को $5000 पे किया सिर्फ इसलिए कि उसके जो खास एडिटर का शो होता है, चीफ एडिटर शो के नाम से जो शो चलता है प्राइम टाइम के मौके पर, कि वो इंडिया के खिलाफ लगातार आग उगले, इंडिया के खिलाफ बकवास करे, भारत के खिलाफ बातें करे, वरगलाए, बताए कि पाकिस्तान तैयार हो चुका है, सरहदों पर हमने जो है सारी चीजें ला चुके हैं, लगातार गालियां दे और उकसाए और जंग का माहौल बनाए। इसके लिए पाकिस्तान के एक पैनलिस्ट को यहाँ का एक मशहूर इंग्लिश चैनल $5000 पे करता है टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के चैनल किस कदर जो है उनकी सतहियत, घटियापन, बल्कि अब तो अल्फाज ही बाकी नहीं रहे। ये वो चैनल हैं
जो मासूम लोगों की जानों की परवाह किए बगैर, मासूमों की जान की परवाह किए बगैर मजीद खून बहाने पर मजबूर करते हैं और उसके लिए उकसाते हैं। जिस तरह पुलवामा अटैक के बाद लगातार सवालात उठे थे, आरडीएक्स कहां से आया, क्यों आया, अभी तक उसके जवाबात नहीं मिल पाए। जबकि बीजेपी के दौर में 2014 के बाद से अब तक, वो चाहे 370 आर्टिकल हटने से पहले हो या हटने के बाद, बहुत सारे दहशतगर्दाना हमले हुए। चाहे बीजेपी आपको जितना भी झूठ बोले, लेकिन आप खुद अखबारात ने छापा है, बड़े बड़े नेशनल अखबारों में उस पर जो है लिखी हुई, लगभग मैं समझता हूं कि कम से कम 20 अटैक हुए हैं, दहशतगर्दाना हमले हुए। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स जो हकीकत पसंद हैं, वो लोग इसको सारी तफसीलात पेश कर रहे हैं एक दिन के बाद। अब देखिए कि और खबर आती है, और वो है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी 2024 दिसंबर, अभी 25 चल रहा है ना, में लगभग 10 करोड़ 30 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं मनाली में, और फिर 26 करोड़ 20 लाख का चंडीगढ़ में एक बंगला खरीदते हैं 2023 में। अब इसकी जो खबर है, इसको पेश करने वाले रोहन दुआ और अतुल कृष्णन है। द न्यू इंडियन नामी एक अंग्रेजी अखबार है, उसमें इस सुर्खियों के साथ इसकी सारी तफसीलात पेश करते हुए शक जाहिर किया गया है कि कश्मीर में जो दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, ये बैरूनी मामला नहीं है, इसकी लिंक कहीं से कहीं जाकर लग सकते हैं अगर सही तौर पर तहकीक किया जाए। पहलगाम अटैक के बाद ही डीजीपी की जानिब से खरीदी गई इस प्रॉपर्टी पर क्यों तस्करे हो रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बात की तक़वियत फिर से जब हम कांग्रेस के इस रहनुमा की इस बयान को सुनते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि किस कदर जो है दावा करते हैं बीजेपी। हमेशा डिबेट में उनके तर्जुमान कहते रहते हैं कि हमारे दौर में तो कभी दहशतगर्दाना हमले नहीं हुए, लेकिन खुद देखिए कि किस किस डेट में कहां कहां कैसे कैसे हमले हुए हैं, और किस तरह से लिंक है कि सिर्फ बीजेपी के ही दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा दहशतगर्दाना हमले क्यों होते हैं, इस पर सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की जानिब से। आप इसको सुने, उसके बाद में आपको जम्मू कश्मीर के मुफ्ती की जानिब से पीटीआई ने खुसूसी इंटरव्यू लिया है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि किस तरह से जो है वहां मुसलमानों ने उनका सपोर्ट किया और मीडिया किस तरह से जो है माहौल गलत बना करके पेश कर रहा है। पहले आप उनको सुने, बाद में मुफ्ती साहब को। जहां जहां बीजेपी है, ऐसा लगता है कि बीजेपी और उग्रवाद का कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ बन गया है। याद करिए, हर बार जब देश पर हमला होता है तो बीजेपी की ही सरकार क्यों होती है, ये आम जनमानस सवाल पूछ रहा है। जब IC 814 को अगवा किया पाकिस्तानी उग्रवादियों के द्वारा और कंधार अफगानिस्तान ले जाया गया, तो क्या बीजेपी के कर्नाटक के नेता और देश के नेता जवाब देंगे कि पाकिस्तानी उग्रवादियों मौलाना मसूद अजहर, जरगर और बाकी सब उग्रवादियों को मेहमान बनाकर कश्मीर की जेल से छुड़वाकर बीजेपी के देश के विदेश मंत्री कंधार अफगानिस्तान क्यों छोड़कर आए थे? जब बीजेपी की सरकार थी तो वो इतनी कमजोर सरकारें होती हैं कि देश की संसद तक पर हमला हो गया था, याद करिए। जब बीजेपी की सरकार थी तो इसी सरकार में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो पठानकोट एयर बेस पर पाकिस्तान से आए उग्रवादियों ने हमला किया, और केवल एयर बेस पर नहीं, हमारे पुलिस स्टेशन तक उड़ा दिए खुलेआम, और हमारे पुलिस के सिपाहियों की और फौज के सिपाहियों की हत्या की। उरी आर्मी बेस के ऊपर नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे तो सीधे सीधे हमला हुआ। पुलवामा में एक्सप्लोजिव लेडन, कई टन एक्सप्लोजिव की कार आई
और उसने हमें हमारे आर्मी के कॉन्वॉय को उड़ा दिया। उस समय प्रधानमंत्री जी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। नगरोटा आर्मी बेस पर, जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल सेंटर में है, एंट्री पॉइंट पर है, उग्रवादी आए और उन्होंने हमारे आर्मी बेस पर हमला किया। अमरनाथ यात्रा और रियासी के अंदर इसी प्रकार से हमला हुआ और हमारे निहत्थे अमरनाथ यात्रियों की बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार में हत्या की गई। और अब फिर पुलवामा और रियासी और अमरनाथ के बाद पहलगांव में हमला हुआ, जहां कर्नाटक के 3 हमारे निहत्थे साथियों सहित इस देश के 26 लोग जो हैं वो उग्रवादियों द्वारा मार दिए गए। ये क्या कारण है मोदी जी कि जहां जहां जब जब बीजेपी की सरकारें होती हैं तो उग्रवादी हमला करते हैं और सरकार सोई पड़ी रहती है। बीजेपी का पाक प्रेम, बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम कर्नाटक के लीडरों को दोबारा याद करने की जरूरत है। इस देश के 75 साल के इतिहास में अकेले माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बगैर बुलाए दावत खाने पाकिस्तान गए थे, बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर केक काटकर आए थे, दावत उड़ाकर आए थे और उसके बदले में हमें पुलवामा का, उसके बदले में माफ कीजिए, हमें पठानकोट का उग्रवादी हमला रिटर्न गिफ्ट के तौर पर पाकिस्तान ने दिया था। 75 साल में बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान की कुख्यात बदनाम आईएसआई को हिंदुस्तान बुलाया था। अमित शाह जी तब भी गृह मंत्री थे, मोदी जी तब भी प्रधानमंत्री थे, पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए। और एक बार नहीं अनेकों बार बीजेपी के नेताओं के आईएसआई और पाकिस्तान से लिंक मिले। मैं आज पूछता हूं विजेंद्रा जी से भी और बीजेपी के नेताओं से, नड्डा साहब से भी, ये ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी की आईटी सेल का नेता नहीं था? और बलराम सिंह जो बजरंग दल का नेता था, दोनों आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे। क्या ये सही है या गलत है? बताइए, क्या ये सही है या गलत है कि प्रदीप कुरुलकर जो डीआरडीओ की का साइंटिस्ट था और जासूसी करते आईएसआई के लिए पकड़ा गया था, उसके आरएसएस के साथ संबंध पाए गए थे? क्या यह सही नहीं कि जब बीजेपी की जम्मू कश्मीर में सरकार थी तो उन्होंने आसिफा अंद्राबी को बेटी बचाओ का चेहरा बनाया था और उसी आसिफा अंद्राबी ने पाकिस्तान जाकर मौलाना मसूद अजहर के साथ बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला था? ये बीजेपी के नेताओं से पाकिस्तान से लिंक कैसे पाए जाते हैं? खुशी में भी अल्लाह अकबर कहते हैं। अल्लाह अकबर का क्या मतलब होता है? अल्लाह बड़ा, गॉड इज ग्रेट। तो मैं तो हर वक्त कहूंगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बल्कि जो लोग दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ हैं वो भी अपने मज़हब से खुदा को बड़ा ही मानते हैं। अब इसमें इस मसले के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है? इज़ अ प्रिपोस्ट्रियस। मुझे लग रहा है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो अक़दार से खाली है। आई एम सॉरी। आपको लगता है लाइक कम्युनल एंगल इसको देने की कोशिश कर रही है, टेंशंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है हिंदूज मुस्लिम्स के बीच? एक गोदी मीडिया फैला रहे हैं ना, जो सोल्ड आउट मीडिया है। दिल्ली में जो बैठे हैं, नोएडा में जो बैठे हैं, ये बेशर्म लोग हैं। उनका काम ही यही है कि मुसलमानों हिंदुओं के दरमियान इत्तेफाक इत्तेहाद को ख़त्म किया जाए, नफ़रतें फैलाई जाए, मोहब्बतों को कम किया जाए। is a saddest part of. Muslim students outside are being targeted. जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, उन लोगों से पूछें जिन्होंने मजहब की परवाह किए बगैर उनकी मदद की, वरना 27 की जगह बहुत सारे लोग होते, 50 भी हो सकते थे, 100 भी हो सकते थे। उनको बचाने वाले कौन लोग? हम ही तो थे। किसी ने हम जानते थे वो कौन लोग हैं जो वहां पे जख्मी हुए। हमें उनका मजहब भी पता था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा, हमने इंसानियत के लिए काम किया, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानियत की सोच रखते हैं। क्योंकि
मुसलमानों को ये भी बोला जा रहा है कि टेररिस्ट है, आतंकवादी है सारे मुसलमान। मुसलमान के लिए तो पहले ही बात यह है कि जब वो सलाम करता है तो वह गारंटी देता है दूसरे आदमी को कि यू आर अंडर माई प्रोटेक्शन। इसी का मतलब है अस्सलाम वालेकुम का, तो यही मतलब है। अब समझने वाले समझ नहीं सकते तो मैं क्या करूं, ये सितम ज़रीफी है। आपको लगता है जो कल्चरल डिफरेंसेस भी है, जो मतलब कश्मीर का कल्चर डिफरेंट है, बाहर के लोग समझ नहीं पाते? हमारी ज़बान भी डिफरेंट है, हमारा रहन सहन भी डिफरेंट है, मुख्तलिफ है उन लोगों से, लेकिन इसके बावजूद भी हमने उनको हमेशा गले लगाया। हमने मसाजिद के अंदर भी उनको हम लेके गए, उनके लिए बिस्तर गर्म किए, वहाँ पे मस्जिदों में खाना बहम किया जब वो परेशान हाल में थे। मुझे ये बता दीजिए क्या कश्मीर की कभी तारीख ऐसी रही है 1990 में किसी टूरिस्ट को मारा गया, किसी को तकलीफ दी गई? आइए मैं दिखाता हूँ कि वो लोग ट्विटर्स पे क्या लिखते हैं वो लोग। वो तो तारीफ हमारी करते हैं। क्यों करते हैं? जब किसी के साथ अच्छाई आप करेंगे तो वो तो अच्छाई का तज़किरा तो करेगा। वाकई नाज़रीन गिरामी, खबरें और बच गई हैं जो अहम तरीन हैं मैं दूसरे प्राइम टाइम में ले लूँगा। इस वक्त लंबा हो चुका है, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।